हेलो गाइस, अभी हम लोग पूरा हेमाट रिवाइज करने वाले हैं मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में। तो एनीमिया के पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी फॉर्मेशन की स्टेप्स। ये जो भी नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है वो मैं यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी आज, तो आप उससे देख सकते हो, उससे इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आरबीसी फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रोनॉर्मोब्लास्ट होता है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और फिर आरबीसी। प्रोनॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये फर्स्ट सेल होता है जो हीमोग्लोबिन शो करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट से स्टार्ट करता है और यहाँ से साइज कम होना स्टार्ट होती है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होता है इसको बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। लेट नॉर्मोब्लास्ट को ऑर्थोक्रोमैटोटिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये फर्स्ट सेल होता है जो इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोपी पे हीमोग्लोबिन शो करता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे प्रोनॉर्मोब्लास्ट, जबकि लाइट माइक्रोस्कोपी पे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये फर्स्ट सेल होता है शो करने के लिए हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद में आ जाते हैं रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो होता है फर्स्ट अनन्यूक्लिएटेड सेल होता है। इसके पहले वाले प्रो, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट जो थे ये सब न्यूक्लिएटेड थे, बट रेटिकुलोसाइट जो होता है ये फर्स्ट अनन्यूक्लिएटेड सेल है और फर्स्ट सेल प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड है। और सारे जो थे ऊपर वाले वो बोन मैरो में प्रेजेंट थे और रेटिकुलोसाइट से बनता है आरबीसी। अब हेमाटोलॉजी में हम लोग रोमानोस्की स्टेन, ये एक फैमिली ऑफ स्टेन होती है रोमानोस्की स्टेन, जिसके अंदर जिम्सा, जेनर और लश्मान स्टेन आता है। जी जे ले राइट से मैंने याद रखा था, जी से जिम्सा, जे से जेनर, एल से लिशमांस और राइट से ब्राइट स्टेन। फिर इसके बाद में मेनली बोन मैरो में चाइल्ड में क्या होता है 75% सेल्स होते हैं, 25% फैट होता है। अडल्ट में 50% सेल्स, 50% फैट। और एल्डरली में क्या होता है बोन मैरो में 25% ही सेल्स बचते हैं और 75% फैट हो जाता है। ये बोन मैरो को देख के हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं कि 18 से कम है या एडल्ट है, एल्डरली है। और हेमाटोपोइसिस क्या होता है, फर्स्ट सेल जो फॉर्म होता है वो आरबीसी होता है। कौन से डे 19 ऑफ फीटल लाइफ में 3 वीक से 3 मंथ्स तक जो होता है हेमाटोपोइसिस योग सैक में होता है। फिर 3 मंथ से बर्थ तक लिवर में होता है और उसके बाद में सारे लॉन्ग बोन्स में होता है प्यूबर्टी के बाद में, ठीक है। और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स 2 लीनिएज में डिवाइड होता है, माइलॉइड लीनिएज, लिम्फोइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। लिम्फोइड लीनिएज से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स बनता है। तो हमारा पूरा आरबीसी का जो भी था वो खत्म हो गया। इसके अलावा एक और बेसिक चीज़ आती है, आरबीसी की लाइफ स्पैन हमको पता है ये 120 डेज होती है। आरबीसी बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। उसके बाद में अगर वेरिएशन इन साइज होता है तो उसको एनाइसोसाइटोसिस बोलते हैं और अगर वेरिएशन इन शेप होता है तो उसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। और नॉर्मल साइज जो रहती है 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर्स होती है आरबीसी की। फिर एमसीवी क्या रहता है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल रहती है 80 से 100 फेंटोलीटर्स। एमसीएच नॉर्मल रहता है 27 से 32 पिकोग्राम। अगर 27 से कम हो गया तो हाइपोक्रोमिक और 32 से ज़्यादा हो गया तो हाइपरक्रोमिक। और माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन 33 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर बढ़ जाता है तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है, अगर आरबीसी को हम टेस्ट ट्यूब में फिल करेंगे और जो रेट से वो नीचे सेटल हो रहा है उसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलेंगे। और जिस आरबीसी जो सेटल हो जाता है वो वॉल्यूम को हम पैक सेल वॉल्यूम बोलेंगे। और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो रहती है नॉर्मल 11.5 से 14.5 रहती है, वो एनाइसोसाइटोसिस मतलब वेरिएशन इन साइज का मेजर रहता है। वेस्टर्न ग्रैंड पिपेट और वेंट्रोप्स ट्यूब तो हमको पता ही है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस रहता है। अब हम देखते हैं ये एनीमिया। एनीमिया में सबसे पहले माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक दिखेंगे। माइक्रोसाइटिक में हमने देखा था कि साइज कितने से कम होनी चाहिए, एमसीवी कितने से कम होना चाहिए, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 80 फेंटोलीटर्स से कम होना चाहिए। और अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो मैक्रोसाइटिक। तो 80 से कम किस किस में होता है, सीता मैंने एक निमोनिक बना रखा है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। बहुत ही ईजी है, सिड्रोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग 1 मिनट में खत्म करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है इंडियन गर्ल्स में स्पेशली। उसके बाद में आयरन जो होता है 2 फॉर्म में रहता है, एक तो हीम आयरन, दूसरा नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो रहता है नॉन वेज में प्रेजेंट रहता है और नॉन हीम आयरन वेज में प्रेजेंट रहता है। और फैक्टर्स जो आयरन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं
उसमें कुछ प्रमोट करते हैं और कुछ इनहिबिट करते हैं। प्रमोट करने वाले होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, अमाइनो एसिड, एसिडिक पीएच, और जो इनहिबिट करते हैं उसके अंदर आता है विटामिन सी, अमाइनो एसिड्स अगर कम हो गए तो अल्कलाइन पीएच हो गया, तो मतलब उसका अपोजिट, अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो प्रमोट करेंगे, कम हो गया तो इनहिबिट करेंगे। एसिडिक पीएच है तो प्रमोट करेगा, अल्कलाइन पीएच इनहिबिट करेगा। एस्कॉर्बिक एसिड अगर है तो प्रमोट करेगा, कम हो गया तो इनहिबिट करेगा। इसके अलावा फाइटेट्स और टैमेट्स। आयन एब्जॉर्प्शन का साइट क्या होता है? डिओडेनम। कैसे एब्जॉर्ब होता है? सबसे पहले आयन जो फूड में हम खाते हैं वो Fe3+ में होता है, फिर साइटोक्रोम बी रिडक्टेज क्या करता है? उसको Fe2+ में कन्वर्ट करता है। Fe2+ ही एब्जॉर्ब होता है क्योंकि अपने इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में। तो फिर Fe2+ जो रहता है डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे फेरोपोर्टिन के थ्रू, वहाँ से ब्लड में जाता है, ब्लड में फिर से Fe3 में कन्वर्ट होता है हेप्सिडिन के थ्रू, और फिर जो होता है ट्रांसफेरिन उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और स्टोरेज फॉर्म क्या रहता है इसका? फेरिटिन रहता है, Fe3+। ठीक है। फिर इसके बाद में आइडियली एक ट्रांसफेरिन जो होता है वो 6 आयन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड कर सकता है, बट प्रैक्टिकली 2 के साथ में ही बाइंड करता है, इसके लिए ट्रांसफेरिन सैचुरेशन 33% रहता है। फिर मास्टर रेगुलेटर क्या होता है आयन मेटाबॉलिज्म का? वो हेप्सिडिन होता है। मेनली ये फेरोपोर्टिन जो था, फेरोपोर्टिन पे एक्ट करके आयन का एब्जॉर्प्शन जो है उसको इनहिबिट करता है। और कॉजेस क्या रहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? एक तो डाइटरी, आयरन कम हो गया, ब्लड लॉस बढ़ गया, या फिर पैरासाइट जैसे कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो गया। क्लिनिकल फीचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर चिलाइटिस या फिर स्टोमेटाइटिस, कोइलोनाइकिया और पाइका बच्चों में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। फिर आरबीसी जो रहती है छोटी दिखती है, इसलिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हमने देख ही लिया था। एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस होता है। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी कम हो जाता है। मेनली एमसीवी, एमसीएच वॉल्यूम कम हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा। एमसीएच जो था 27 से कम हो जाएगा, एमसीएचसी 33 से कम हो जाएगा। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होगा बढ़ जाएगा क्योंकि वेरिएशन है, एनाइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस प्रेजेंस है। फिर उसके बाद में सीरम आयन कम हो जाएगा, फेरिटिन कम हो जाएगा, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो होता है 33% वो कम हो जाएगा उससे, और टीआईबीसी बढ़ जाएगा। टीआईबीसी जो होता है इंक्रीज होता है आयन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और बॉटम पे आता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ में, मेनली एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमारा एक एमसीक्यू है, MCQ 21 लिखा हुआ है इधर ऐसे। तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अभी खत्म होता है। अभी इसके बाद में हम लोग देखेंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। इसमें DIBC क्या होता है? कम होता है, हमने अभी देखा। मेनली इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होता है क्रॉनिक डिसीज की वजह से, जो एक्ट करता है लिवर पे। हेप्सिडिन रिलीज होता है। हेप्सिडिन क्या करता है? ये मास्टर रेगुलेटर था। ये क्या करता है? आयन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, इसकी वजह से सीरम फेरिटिन भी बढ़ जाता है। इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ आयन स्टोर से, इसकी वजह से दैट इज फेरिटिन, तो फेरिटिन बढ़ जाता है। इसके बाद में सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोप्लास्टिक मतलब प्रिकर्सर के अंदर आयन होगा, तो मेनली कॉज होता है B6 कम होना, अल्कोहल, लीड पॉइजनिंग। ये सब में क्या होता है Fe का कन्वर्जन हो जाता है हीमोग्लोबिन में। इसमें हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता आयन, तो आयन अक्यूमुलेट कर जाता है और यूज़फुल नहीं होता। मेनली हमको रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में हमने माइक्रोसाइटिक ख़त्म कर दिया। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ देखा, उसमें आयन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा। थैलासीमिया जो है वो हम बाद में देखेंगे, और सिड्रोप्लास्टिक भी देख लिया। अब उसके बाद में आते हैं मैक्रोसाइटिक में मेनली लिवर डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, ये सब की वजह से होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है? एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन डी जो होता है टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है, फॉलेट जो होता है जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है, और आयन हमारा डिओडेनम में एब्जॉर्ब हो रहा था। कैसे? Fe3 फूड में Fe3+ फॉर्म में होता है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के रिडक्टेज के प्रेजेंस में Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा था। फिर फेरोपोर्टिन नहीं, DMT डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर जो था उसको डिओडेनम में लेके जा रहा था। फिर फेरोपोर्टिन जो था उसको ब्लड में लेके जा रहा था, फिर Fe3 में कन्वर्ट हो रहा था हेपेस्टिन के प्रेजेंस में, और फिर ट्रांसफेरिन जो था उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो साइटोक्रोम रिडक्टेज था, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर था, फेरोपोर्टिन था, और हेप्थेसिन था, और ट्रांसफेरिन था। इसके बाद में इसमें क्या होता है? डिओडेनम में हो रहा था, और विटामिन B12 इलियम में होता है, और फॉलिक एसिड जेजुनम में होता है। उसमें कॉजेस थे एक तो ब्लड लॉस, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, या फिर डिक्रीज इनटेक। इसमें क्या कॉज है? एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, दूसरा पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी हो गया, तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और मेनली विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन को इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर कैस्टल फैक्टर लगता है, जो रिलीज़ होता है पैराइटल सेल्स से।
और विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। पैरासाइट जैसे कि फिश, टेपवर्म, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम की वजह से भी होता है। पैनक्रेटाइटिस, मेल एब्जॉर्प्शन, मीथोट्रिक्सेट, ये सब की वजह से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। 6 कॉजेस है, एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में, उसके अलावा गैस्ट्रेक्टोमी के बाद में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। पैरासाइट जैसे कि डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, पैनक्रेटाइटिस, मेल एब्जॉर्प्शन, मीथोट्रिक्सेट के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। फिर इसके बाद में इसमें हमको देखने के उसमें हमको कोइलोनाइकिया और स्टोमेटाइटिस, चिलाइटिस और पाइका देखने के लिए मिल रहा था मेन फीचर्स। इसके अंदर सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन सिर्फ विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फॉलिक एसिड में नहीं, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा और रेड बीफी टंग हो जाएगा। उसमें आयरन डेफिशिएंसी में एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस था। इसके और माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी। इसके अंदर मैक्रोसाइटिक, मैक्रो ओवालोसाइट होते हैं, मेनली हॉवेल बॉडीज देखने के लिए मिलता है। मेनली आरबीसीज में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट तक आने के बाद न्यूक्लियस नहीं बचता, बट अगर न्यूक्लियस रह जाता है तो उसको हॉवेल जॉली बॉडीज बोलते हैं। और केबॉट रिंग फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस मिलता है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होता है, 5 से ज़्यादा लोब्स होता है। शिलिंग टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं होता, बट कॉज को पता करने के लिए होता है। उसके अंदर फेरेटिन, आयरन, TIBC कम हो रहा है, TIBC बढ़ रहा था, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम हो रहा था। इसके अंदर क्या हो रहा है, B12, फॉलिक एसिड, रेड सेल फॉलेट कम हो रहा है, होमोसिस्टिन बढ़ रहा है। उसके अंदर TIBC बढ़ रहा था, इसके अंदर होमोसिस्टिन बढ़ रहा है। पीडियाट्रिक्स में अगर फॉलेट डेफिशिएंसी है तो फॉलेट सप्लीमेंट्स देंगे 1 to 5 mg पर डे, और उसके साथ में विटामिन B12 देंगे इन्फेंट में 1000 माइक्रोग्राम। और एंटीफॉलेट की वजह से है तो एलिमिनेट करेंगे मेडिकेशन, फॉलेट 5 mg टैबलेट देंगे, ठीक है। हमने देख लिया मेगैलोसाइटिक और सिकल सेल आयरन डेफिशिएंसी। अब हम लोग देखेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है ये मैक्रोसाइटिक होता है कि माइक्रोसाइटिक होता है, ये नॉर्मोसाइटिक होता है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है मेनली ब्लड के ब्रेकडाउन की वजह से होता है। इसमें इंट्रा कॉर्पुस्कुलर और एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर में AIHA और MIHA होता है, और इंट्रा कॉर्पुस्कुलर में मेम्ब्रेन डिफेक्ट, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, एकांथोसाइट, इकाइनोसाइट डिफेक्ट इन एंजाइम में G6PD डिफेक्ट, और हीमोग्लोबिन डिफेक्ट में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। एक्वायर्ड में होता है पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनीमिया। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस क्यों होता है, म्यूटेशन हो जाता है एनकायरिन में। एनकायरिन क्या होता है, क्या करता है एनकायरिन, देखो मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाती है और राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्प्लिन ईट कर जाएगा स्पीरोसाइट को, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, और मेनली एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलाइसिस होता है। एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर, इंट्रा कॉर्पुस्कुलर में ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया और MIHA का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस देखा, एनकायरिन में डिफेक्ट हो गया, उसकी वजह से जो है आरबीसी की मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो गई और उसके बाद में सर्कुलर हो जाएगी, स्प्लीन खा जाएगा और एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर हीमोलिसिस होगा, सेंट्रल पेलर लॉस हो जाएगा, ट्रायड होगा, एनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगली। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में हीमोलिटिक क्राइसिस और एप्लास्टिक क्राइसिस होगा। हीमोलिटिक क्राइसिस क्या होगा, आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएगी और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से एप्लास्टिक क्राइसिस होगा, एसोसिएटेड रहता है पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन के साथ में। और मेनली हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, स्पीरोसाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। स्पीरोसाइट्स क्या रहते हैं, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी और ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में देखने के लिए मिलते हैं। टेस्ट क्या रहता है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के लिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। नॉर्मल आरबीसी जो रहता है आइसोटोनिक रहता है 0.9% NaCl, और लाइसिस स्टार्ट करते हैं 0.5% NaCl पे। इसमें क्या होता है, लाइसिस 0.7% NaCl पे स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है। स्प्लीनेक्टोमी ट्रीटमेंट रहता है, अकैंथोस्पाइड और इकाइनोसाइट ये दूसरे डिफेक्ट्स होता है। फिर उसके बाद में आता है एंजाइम G6PD। G6PD जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को HMP पाथवे के थ्रू। डेफिशिएंसी की वजह से H2O2 बढ़ जाता है तो बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर होता है। तो मेनली लैब डायग्नोसिस में पेरिफेरल स्मीयर में हमको क्या हेंस बॉडीज देखने के लिए मिलती है G6PD डेफिशिएंसी में, और बाइट सेल्स, हेंस बॉडीज और बाइट सेल्स। और हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में स्पिरोसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में 0 पॉइंट फ्रेजाइल हो जाता है और ट्रीटमेंट होता है स्प्लीनेक्टोमी। इसके बाद में पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसमें पीगा जीन में डिफेक्ट हो जाता है। तो मेनली पीगा जीन डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, CD55 और CD59 फॉर्म नहीं होते, तो इसकी वजह से रात के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है। इसकी वजह से जो होता है pH कम हो जाता है, बॉडी के कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाता है। CD59 और 55 जो होते हैं रेगुलेट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं आरबीसी के ब्रेकडाउन को। इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट जो होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है और हीमोग्लोबिनूरिया देखने के लिए मिलता है हमको रात में। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है HPLC होता है,
हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। इसके अंदर आता है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया और माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर अगर प्रॉब्लम हो गई तो माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, और अगर एंटीबॉडीज़ के साथ में प्रॉब्लम है तो ये ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, कोई भी डिफेक्ट नहीं रहता है आरबीसी में, डिफेक्ट होता है एंटीबॉडी में, उसकी वजह से आरबीसी ब्रेक होता है। तो इसमें सिर्फ आईजीजी प्रेजेंट होता है, ये फंक्शन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। और कोल्ड में आईजीजी और आईजीएम दोनों होता है। आईजीएम जो होता है इन्वॉल्व होता है उसको हम कोल्ड अग्लूटिनिन बोलते हैं, और जब आईजीजी इन्वॉल्व होता है तो कोल्ड हीमोलाइसिस डिसीज बोलते हैं। आईजीजी जो होता है कॉज करता है कोल्ड हीमोलाइसिस, इसको डोनाथ लांस्टीनर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। MIH जो होता है सीन होता है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, थ्रोम्बोटिक पर्प्यूरा और DIC में। हमने 2 एनीमिया छोड़ दिए, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया। इसके नोट्स मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, मेनली ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स का एक निमोनिक होता है, क्या होता है वो पता है ना, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट का वो होता है हैवी डोमिनेंट। हैवी डोमिनेंट डी से क्या था, ओ से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एम से मार्फिन सिंड्रोम, आई से इंटरमिटेंट परफायरिया, एन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, नूनन सिंड्रोम, ये सब जो था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और एक्स लिंक रिसेसिव का ABCDEFGH है। और ABCDEFGH से क्या आता है, तो जो सिकल सेल होता है ये एक्स ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसको मिससेंस म्यूटेशन भी बोलते हैं। मेनली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वलीन से रिप्लेस हो जाता है। बीटा चेन की 6 पोजीशन पे, बीटा चेन की 6 पोजीशन पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड वलीन से रिप्लेस हो जाता है। मिससेंस या फिर पॉइंट म्यूटेशन होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होता है, HbAA हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। HbAS हो गया तो कैरियर हो गया, और HbSS हो गया तो सिकल सेल एनीमिया। HbA जो रहता है ऑक्सीजनेटेड स्टेट में रहता है, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में HbS रहता है। S स्टैंड करता है सिकल, स्टिकी और डिक्रीज सॉल्युबिलिटी की वजह से। तो डिक्रीज सॉल्युबिलिटी हो जाती है, इसकी वजह से ये वेसल के थ्रू इजीली पास नहीं कर पाते और वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस कॉज करते हैं। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस में स्कल में क्रिवकट अपीयरेंस मिलता है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, वर्टिब्रा में फिश माउथ व्यू मिलता है, डिजिट्स में डैक्टिलाइटिस देखने के लिए मिलता है, और अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है, और स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली हो जाता है। तो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस या फिर क्रिवकट अपीयरेंस स्कल में, उसके बाद में वर्टिब्रा में फिश माउथ अपीयरेंस, उसके बाद में डिजिट्स में डैक्टिलाइटिस, और स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली, और लंग्स में अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। उसके बाद में सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होता है, सारे सिकल सेल्स सिक्वेस्टेड हो जाते हैं स्प्लीन में। एप्लास्टिक क्राइसिस में बोन मैरो सप्रेशन की वजह से, और मेनली पारोवायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से होता है एप्लास्टिक क्राइसिस। और हीमोलिटिक क्राइसिस हमने किस में पढ़ा था, हीमोलिटिक एनीमिया में पढ़ा था। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या हो रहा था, आरबीसीज ब्रोकन डाउन हो रहे थे। और एप्लास्टिक क्राइसिस पारोवायरस B19 की वजह से बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब सब स्प्लीन में सिक्वेस्टेड हो जाते हैं। और वेजो ऑक्लूसिव में 5 पॉइंट आते हैं, क्रिवकट अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, फिश माउथ, वर्टिब्रा में, उसके बाद में डैक्टिलाइटिस, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और स्प्लीनोमेगली। उसके बाद में पेरिफेरल स्मीयर करते हैं हम लोग, पेरिफेरल स्मीयर में सिकल्ड आरबीसी देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद में इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाता है। HB हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 एंड्स रहते हैं, कैथोड और एनोड। तो नॉर्मल अडल्ट आरबीसी जो रहता है ये मेनली एनोड की तरफ चले जाता है। फिर उसके बाद में एक जो होगा सिकल सेल वाले कैथोड पे सेटल कर जाता है। और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स के लिए। और ट्रीट कैसे करते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं जो इंक्रीज करता है फीटल आरबीसी। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया। सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड वलीन से रिप्लेस हो जाता है बीटा चेन की 6 पोजीशन पे। थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, जीन डिलीशन की वजह से होता है। बीटा थैलेसीमिया जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन कम हो जाती है, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन कम हो जाती है। तो अल्फा थैलेसीमिया में 4 चीज़ें होती है, एक तो ट्राइट होती है, दूसरा बार्ड्स डिसीज़ होता है। बार्ड्स डिसीज़ में क्या होता है कि सिर्फ एक ही अल्फा बचता है, और कुछ भी अल्फा नहीं बचता तो कुछ भी अल्फा नहीं बचता तो बार्ड्स डिसीज होता है। और अगर एक अल्फा बचता है तो HbH डिसीज होता है, जो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, बीटा चेन वो कर जाती है, एकदम एक्सेस में हो जाती है। अल्फा रह गया तो अल्फा थैलेसीमिया ट्राइड, और एक अल्फा गायब है तो एसिम्प्टोमेटिक और नॉर्मल पर्सन। स्क्रीनिंग में नेस्ट्रॉफ करते हैं, नेकेड आई एग्जामिनेशन, सिंगल ट्यूब यूज़ करते हैं, रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी।
ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देखते हैं। जब कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं तो थैलेसीमिया में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कम हो जाती है और उसमें बढ़ जा रही थी। किस में बढ़ जा रही थी? हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में बढ़ जा रही थी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। इसके बाद में हम लोग थैलेसीमिया में वही करेंगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और नेस्ट्रॉफ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करेंगे। और इसके बाद में नॉर्मल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी 0.5% NaCl कन्फर्मेटरी टेस्ट HPLC करेंगे। और उसके बाद में ये हमारा हो गया ख़त्म। WBC में ल्यूकीमिया देखते हैं। ल्यूकीमिया की नोट्स भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। ल्यूकीमिया अगर ब्लास्ट सेल 20% से ज़्यादा है तो अक्यूट ल्यूकीमिया, अगर 20% से कम है तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अक्यूट ल्यूकीमिया में ALL आता है, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलती है। फिर इसके बाद में हम लोग ALL को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ALL में माइलोब्लास्ट होते हैं, माइलोब्लास्ट में और रेड्स और रॉड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके लिए हम लोग MPO या फिर सुदान ब्लैक स्टेन्स यूज़ करते हैं। लिम्फोब्लास्ट के लिए पीरियोडिक एसिड्स के स्टेन या फिर एसिड फॉस्फेटेज यूज़ करते हैं। अब ALL का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो फैब और दूसरा WHO। तो फैब के हिसाब से L1, L2 और L3 होता है। L1 जो रहता है मोस्ट कॉमन गुड प्रोग्नोसिस रहता है, L3 लीस्ट कॉमन बैड प्रोग्नोसिस रहता है। WHO B सेल और T सेल ALL। तो B सेल, B मतलब बढ़िया गुड प्रोग्नोसिस, T मतलब पुअर प्रोग्नोसिस, टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन कर देता है T से और मेनली CNS, मीडियास्टिनम और टेस्टिस को इन्फिल्ट्रेट करता है। इसके बाद में गुड प्रोग्नोसिस जो होता है 2 to 10 ईयर्स में हो रहा है तो गुड प्रोग्नोसिस 2 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो बैड प्रोग्नोसिस। मेल में गुड प्रोग्नोसिस, फीमेल में गुड प्रोग्नोसिस, मेल में बैड प्रोग्नोसिस। L1 में गुड, L3 में बैड, B में गुड, T में बैड। जेनेटिक्स में हाइपर डिप्लॉइडी और दोनों में हाइपर डिप्लॉइडी होता है। फिर इसके बाद में AML का तो हमको पता ही है क्लासिफिकेशन, M0 मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड, M1 विदाउट मैचुरेशन, M2 विथ मैचुरेशन। M3 में क्या होता है? अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, उसमें 15-17 का वो हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। और M2 में क्या होता है? क्लोरोमा बन जाता है। और M3 में फेगॉट सेल देखने के लिए मिलते हैं। और M4 में क्या हो रहा था? मोनोसाइटिक इरिथ्रोल्यूकेमिया। फिर इसके बाद में ये एडल्ट में देखने के लिए मिलता है तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। CLL भी इंपॉर्टेंट है नहीं। CML में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन हो जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का, फिलाडेल्फिया 922 जिसको BCR-ABL जीन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग इमैटिनिब देते हैं। स्टेजेस क्या रहते हैं? क्रॉनिक, एक्सेलरेटेड और ब्लास्टराइसिस अगर 20% से ज़्यादा काउंट हो गया था, मेनली 20% से ज़्यादा या फिर इक्वल है तो अक्यूट ल्यूकेमिया रहता है। क्रॉनिक वाले में अगर 20% से ज़्यादा काउंट हो गया तो ब्लास्टराइसिस, और 20 से कम हो गया तो क्रॉनिक ल्यूकेमिया होता है। और ब्लास्ट काउंट 10 से कम है तो क्रॉनिक, और एक्सेलरेटेड 10 से 19 है तो। और क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? मैसिव स्प्लीनोमेगली हो जाती है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? CML को ल्यूकेमॉइड रिएक्शन से। CML में ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट रहता है 922 और ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में नहीं रहता है। WBC काउंट 50,000 से ज़्यादा रहता है CML में, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में 50,000 से कम रहता है। बेसोफिल प्रेजेंट रहता है CML में, इसमें एब्सेंट रहता है। माइलोसाइटिक, मेटामाइलोसाइटिक बल्ज रहता है CML में और न्यूट्रोफिल्स रहता है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में। लैब स्कोर कम हो जाता है CML में और ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में बढ़ जाता है। CLL में क्या होता है? एक टाइप के सेल्स लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं और CML में बहुत सारे ब्लास्ट, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको हम कॉलेज गर्ल अपीयरेंस बोलते हैं और कॉन्वेंट स्कूल अपीयरेंस CLL हो जाता है। अब लिम्फोमा में हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉजकिंस जो होता है ये मेनली B सेल की वजह से होता है। एप्स्टेन बार वायरस जो रहता है मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हॉजकिंस लिम्फोमा का। फिर हॉजकिंस लिम्फोमा में हमको रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने के लिए मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक सेल रहता है, मेनली मार्कर्स होता है CD15, CD30, PAX5। टाइप्स में आते हैं क्लासिकल, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में रहता है नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। और नॉन क्लासिकल में रहता है नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। इसके अंदर लैक्यूनल सेल्स देखने को मिलते हैं क्लासिकल वाले में। और मिक्स सेलुलैरिटी वाले में मोस्ट कॉमन इंडिया में रहता है मेल्स में। एप्स्टेन बार वायरस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहता है HIV के साथ में। और क्लिनिकल फीचर्स क्या रहता है? लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाता है, फीवर, पेलेप्स्टिन फीवर होता है और इंक्रीज करता है इसके साथ में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के साथ में। एनऑर्बल स्टेजिंग होता है इसका हॉजकिंस लिम्फोमा का। नॉन हॉजकिंस में B सेल और T सेल होता है। B सेल जो होता है इसमें मेनली फॉलिकुलर, डिफ्यूज लार्ज B सेल, बर्गिट्स लिम्फोमा,
स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, मैंटल सेल लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, हेरी सेल ल्यूकेमिया। और टी सेल में आता है नॉन हॉजकिंस में एनाप्लास्टिक और माइकोसिस फंगोइड्स। माइकोसिस फंगोइड्स जो होता है क्यूटेनियस टी नॉन हेल्पर सेल होता है। इसके अंदर पोट्रिशियस माइक्रो एब्सेस देखने के लिए मिलता है, स्प्रेड करता है ब्लड से और सीजारी सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। और डोनट ग्रैनुलोमा देखने के लिए मिलता है क्यू फीवर में। और डोनट सेल्स जो होता है एनाप्लास्टिक लिम्फोमा में देखने के लिए मिलता है। बर्किट्स लिम्फोमा में 814 का ट्रांसलोकेशन होता है। 922 जो था ये अपना फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम था। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन किस में हो रहा था? मेनली CML में। फिर उसके बाद में आते हैं मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा जो है ये ट्यूमर होता है प्लाज्मा सेल का। मल्टीपल माइलोमा ट्यूमर होता है प्लाज्मा सेल का। मेनली 13q का डिलीशन हो जाता है, उसकी वजह से मल्टीपल माइलोमा देखने के लिए मिलता है। मोस्ट कॉमन क्या होता है? लाइटिक लीजन हो जाता है बोन में। इसके अंदर क्राइटेरिया होता है क्रैब, कैल्शियम बढ़ जाता है, रीनल इंसफिशियंसी हो जाती है, एनीमिया और बोनी लाइटिक लीजन देखने के लिए मिलते हैं। और एम स्पाइक्स होते हैं, IgG बढ़ जाता है। डायग्नोसिस क्या रहता है? यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंक्रीज प्लाज्मा सेल्स हो जाता है, रसल बॉडीज, टचर बॉडीज, मॉड सेल्स और फ्लेम सेल्स देखने के लिए मिलता है। और ब्लड पिक्चर में RBCs टैक्स बना लेते हैं जिसको रोलैक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में लैंगर एंड सेल्स हिस्टोसाइटोसिस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर 3 टाइप्स रहते हैं, लेटर CV डिसीज, इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमास और हैंड शलर्स क्रिश्चियंस डिसीज। प्लेटलेट्स में मेनली जो होता है प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग बनाते हैं, कोआगुलेशन पाथवे भी ब्लड क्लॉट बनाता है। नॉर्मल काउंट कितना रहता है? 1.5 से 4 लाख पर MMQ। प्लेटलेट का फंक्शन रहता है एक तो प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन और तीसरा स्टेप रहता है प्लेटलेट अग्रीगेशन, ठीक है। और प्लेटलेट जो रहता है इसका एडेशन कैसे होता है? प्लेटलेट आ जाते हैं, एडेयर कर जाता है सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स पे। और सरफेस पे क्या रहता है? GP1B9 प्रेजेंट रहता है और वॉन विलिब्रांड फैक्टर प्रेजेंट रहता है। मतलब रिलीज होता है कंटेंट्स का 2 ग्रैन्यूल्स होता है, अल्फा ग्रैन्यूल्स और डेल्टा ग्रैन्यूल्स। अल्फा ग्रैन्यूल्स में सारी F वाली चीज़ें, फैक्टर 5, फैक्टर 8, फिब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन रहता है। और डेल्टा ग्रैन्यूल्स डेंस रहता है, तो एडिनोसाइन DP होता है और सेरोटोनिन रहता है इसके अंदर। तो मेनली एक्टिवेशन होता है कोआगुलेशन सिस्टम का। एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है? फाइब्रिन हो जाता है। फिर अग्रीगेशन होता है, GP2B3C जो रहता है वो जॉइन हो जाते हैं प्लेटलेट उसके साथ में और बैठ जाते हैं और सीमेंट बनाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? एक तो प्लेटलेट काउंट कम हो गया या फिर प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट। प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो उसकी वजह से होता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। चाइल्ड में होता है हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन होती है, प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है 6 मंथ्स के अंदर। और क्रॉनिक वाला जो होता है एडल्ट में होता है। कोआगुलेशन फैक्टर जो होता है मेनली हीमार्थ्रोसिस कॉज करता है। और प्लेटलेट फंक्शन डिसीज में सिंड्रोम्स आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया A, B, C और पैरा हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया A में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से B, और हीमोफीलिया C जो होता है फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ट्रीटमेंट क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं और ड्रग्स में ह्यूमेट देते हैं। वॉन विलिब्रांड डिसीज जो होता है वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। टाइप 1 और 2 ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, टाइप 3 जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। डन, हमारा ये ख़त्म हो गया है मैट।